बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनैद अली। मैं हूँ इशाल अदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले टॉप 5 स्टोरीज आपको बताएं कि अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। यहाँ नवाजिशात की जा रही हैं अरकान असम्बली के ऊपर और पंजाब के अंदर अब 4 लाख से लेके लगभग 10 लाख रुपए तक इजाफा किया गया है अरकान असम्बली की तनख्वाहों में। इस पर बात होगी और फिर बात होगी। मौलाना फजल रहमान का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का गज़ट नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा एक बार फिर से सामने आया है। ये ऊँट किस करवट बैठेगा? क्या मामला तय पाएंगे या फिर मौलाना को एहतजाज का रास्ता ही अपनाना पड़ेगा? इस पर भी बात होगी और फिर बात होगी कि इसराइल का गोलान की पहाड़ियों पर यहूदी बस्तियों की तोसी का ऐलान कर दिया गया है और मुसलसल इसराइल जो है वो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए कोशा है। उसकी तरफ से गज़ा पर मज़ालिम भी ढाए जा रहे हैं, लेकिन दुनिया अब तक अफसोसनाक अमर यह है कि खामोश तमाशाई बनी हुई है। एक और पाकिस्तानी गुलकार का गाना फीफा के ऑफिशियल पेज की जीनत बन गया। उस गुलकार से भी आपको मिलवाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बड़े इकदाम की। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% की बड़ी कमी कर दी है और शरह सूद 13% पर आ गई है। ये खुशाइन बात है और जाहिर है शरह सूद की कमी से एक जो 2025 में GDP की नमू 2.5 से 3.5% रहने की तवक्को की जा रही है। ये भी खुशाइन बात है। लेकिन जो दूसरी तरफ जो सरकारी तमाम असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं, इस पर हमें भी तशवीश है। तमाम पंजाब के रहने वालों को, बल्कि पूरे पाकिस्तान के रहने वालों को तशवीश है कि इतने मुश्किल हालात में जब बड़ी ही मुश्किल से मईशत को संभाला दिया जा रहा है, ये नवाजिशात क्यों शुरू कर दी गई हैं। एक रिपोर्ट पहले तो देखिए कि शरह सूद में कुछ ही अरसे के अंदर 9% से ज़ायद जो कमी हुई है, इसके असरात कितने मस्बत हो सकते हैं हमारी मईशत पे। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में बड़ी कमी का ऐलान। शरह सूद में 2% की कमी कर दी गई। शरह सूद 15% से कम होकर 13% पर आ गई। मरकजी बैंक के ऐलामिये में बताया गया कि पॉलिसी रेट को 15 से कम करके 13% करने का फैसला किया गया है। फैसले का इतलाक 17 दिसंबर 2024 से होगा। मरकजी बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता अमूमी और फौरी महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई है। स्टेट बैंक के मुताबिक नवम्बर 2024 में अमूमी महंगाई की शरह कम होकर 4.9% रह गई। स्टेट बैंक के जरिए मुबादला के ज़खायर भी 12 अरब डॉलर तक पहुंच गए। 2025 में GDP की नमू 2.5 से 3.5% के दरमियान रहने की तवक्का है। नजीब नाइच, एक न्यूज़, कराची। तो ये एक मस्बत पेशरफ्त है मुल्की मईशत में। हारून शरीफ साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं। इस मौजू पर उन पर बात करते हैं। हारून शरीफ साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। कुछ ही अरसे के अंदर 9% से ज़ायद कमी होना कितना खुशाइंद है और इसके असरात हमारी मईशत पे क्या होंगे? हमें बहसीत पाकिस्तानी यकीनी तौर पे इस पे खुश होना चाहिए या ये टेम्परेरी है, कुछ अरसे में दोबारा से इसमें इजाफा मुतवक्के हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो शरह सूद है, ये मुल्क में महंगाई की शरह के ऊपर एक सर्विस चार्ज ऐड होता है और वो कैलकुलेट होती है ताकि जो मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके। जो इन्फ्लेशन होती है वो जब ज़्यादा मनी सप्लाई हो जाती है और चीज़ों की फराहमी कम हो जाती है तो कीमतें ऊपर जाती हैं। तो IMF के प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान पिछले 3 साल से, हम इसको कहते हैं डिमांड कंप्रेशन, कि आप मनी सप्लाई को कम कर रहे हैं कि कम मनी सर्कुलेशन में हो ताकि खरीदो फरोख्त कम हो और शरह उसकी नीचे आ सके। तो उसके नतीजे में जो कुछ हमारी जो इन्फ्लेशन की मेजर एक फिर डाउनफॉल शुरू हुई आफ्टर स्पाइरल के बाद, तो शरह सूद का कम होना खुशाइंद है क्योंकि उससे सबसे बड़ा बेनिफिशरी तो हुकूमत है, क्योंकि हुकूमत तकरीबन 60% से ज्यादा कर्ज ले जाती है बैंकों के एसेट्स का, तो उनका सूद कम हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और लोग जो बिजनेसमैन हैं, गालिबन वो एक्सपेंशन की तरफ सोचेंगे कि अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जरा सस्ता हो गया है। तो ये तो वज़ीर आज़म साहब भी बड़े खुश नज़र आए हैं, बड़े पुरुमीद नज़र आए हैं। वो भी कहते हैं कि ये बड़ा एक बेहतरी के लिए, मईशत के लिए बड़ा अहम कदम था और बड़ा अहम संग मील है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ चले जाएँ तो दूसरी तरफ देखें तो तनख्वाहें जो अरकान पंजाब असम्बली की बढ़ाई जा रही हैं और जिस तनासुब से बढ़ाई जा रही हैं, वो बोझ भी आवाम पर ही आएगा। एक तरफ से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है तो दूसरी तरफ से बोझ बढ़ा भी दिया जाता है। जो इनकी तनख्वाहें निकलेंगी अरकान पंजाब असम्बली की, वो किसकी जेबों से जाएंगी? जी, एक तो मैं ये क्लियर करता जाऊं कि हमारी जो अभी बजट है, ख़ास तौर पे तनख्वाहें हुकूमती ऑफिशल्स की,
वो कर्ज से पे की जाती हैं। और ये वही कर्ज है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। जो टैक्स पेयर का पैसा है वो तो डे 1 के ऊपर आपके बजट के अंदर बुक हो जाता है बेचारा। सूरत हाल इस वक्त ये है कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि जो ही हमें ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के इशारे मिलते हैं, कुछ शरह सूद गिरती है, रिजर्व्स बढ़ जाते हैं, तो साथ ही हम इस तरह की, मैं तो इसको फजूल खर्ची कहूंगा, हुकूमत अपना एक्सपेंडिचर बड़ा पॉपुलिस्ट, लेकिन हारून साहब क्या इजाजत देती है हमें, हमारी जो इस वक्त कमर टूटी पड़ी है एक गरीब बंदे की, कर्ज लेकर हम इतनी सैलरियां बढ़ा रहे हैं, क्या ये हमें सूट करता है इस वक्त जिस सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं? मईशत हमारी हिचकोले खा रही है। जी, ये एक गैर जिम्मेदाराना फेल है। मैं बिल्कुल बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये अल्फाज चूज कर रहा हूं। इसकी टाइमिंग भी गलत है और इसकी रैशनल भी गलत है, और इसका एक ऑप्टिक्स आ रहे हैं वो जैसे आप कह रही हैं। लोग इस वक्त 100 मिलियन लोग गुर्बत की सतह से नीचे हैं, 100 मिलियन। अनएम्प्लॉयमेंट आपकी हाई है। हमें ये पैसा जो बचता है सूबों के पास, हमें ये हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, ये प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये तनख्वाहें बढ़ा देना, हैंडआउट्स दे देना, लैपटॉप बांट देना, मोटरसाइकिल दे देना, ये कोई कारनामा नहीं है, क्योंकि आप टैक्स पेयर से पकड़ते हैं पैसा और आगे दे देते हैं। इस पॉलिसी को हारून साहब किस तरह से आप देखते हैं? एक तरफ तो हमारे ऊपर कर्ज का बोझ मुसलसल बढ़ रहा है और ठीक है इशारिया में बेहतरी आ रही है, लेकिन अवाम के ऊपर महंगाई के बोझ में किसी सूरत भी कमी नहीं आई है, और अगर उस महंगाई को ओवरकम करने के लिए इजाफा ज़रूरी भी था, नागुज़ीर था, तो इतना ज़्यादा इजाफा आपके ख्याल में ये जस्टिफाइड हो सकता है कि जिसकी तनख्वाह 90,000 थी उसकी 4 लाख कर दी गई है, जिसकी 1.5 लाख थी उसकी 9,60,000 कर दी गई है? तो ये कौन मशवरे दे रहा है हुकूमत को आपके ख्याल में? देखिए, जैसे दुनिया में रिस्पॉन्सिबल हुकूमतें चलती हैं, ट्रांसपेरेंसी का तकाजा ये था कि आप इसको वेबसाइट पे लगाएं कि ये बेसिस है, हमने यहाँ से रिसर्च किया है और इसके बाद ये तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं, और ताकि लोगों को पता चले। आप सडनली 400, 500% दे रहे हैं। बेसिकली हमारी सारी सियासत पेटनेज की है। वही बाय आउट पीपल, वही बाय आउट वोट्स, कि जी हम पर्क्स दे दें, स्कीमें दे दें, डोल आउट कर दें। इससे इसके मईशत पे नेगेटिव असरात हैं। अगर हुकूमत पंजाब कहती कि हम ये इनकी तनख्वाहें इन्फ्लेशन से मैच कर रहे हैं, ये अलाउंसेस बढ़ा रहे हैं, हमने ये रिसर्च की है और ये हम ट्रांसपेरेंटली अवामी नुमाइंदे हैं टेबल पे रख रहे हैं, फिर तो कोई डिबेट बनती। लेकिन अगर आप इस तरह स्ट्रोक ऑफ पेन से करते हैं तो ऑब्वियसली नेगेटिव सेंटीमेंट जाना नेचुरल है। हारून शरीफ साहब, एक तरफ आवाम को बिजली, गैस, पानी, हर चीज़ की मद में टैक्सेस की भरमार जो है वो भुगतनी पड़ती है, दूसरी तरफ एकदम से इतने शाहाना खर्चों की बात की जाती है कि शाहाना खर्चों को अगर कम कर दिया जाए तो हम इस बोझ को कुछ कम कर सकते हैं, जो कि आवाम अल्टीमेटली पूरा कर रही है या अदा कर रही है, कर्ज की सूरत में हो गया, टैक्सेस की सूरत में हो गया। फिर ये शाहाना शाह खर्ची नहीं है क्या कि एकदम से इतनी तनख्वाहें बढ़ा दिया जाना? शरह सूद अगर कम हो रही है तो दूसरी तरफ एकदम से एक बर्डन भी तो आ रहा है, कर्ज हमें मजीद लेना पड़ेगा, और फिर अगर कर्ज लेना पड़ेगा तो आवाम ही देगी उसको। जी, ये 3 चीजें सिग्निफाई करती है। एक तो ये मुझे दिखता है कि ये बेसिकली कुछ लोगों को प्लीज करने के लिए किया गया है, अपने सियासी मकासद के लिए। दूसरा गैर जिम्मेदाराना है, जैसे मैंने कहा कि इसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेकिन तीसरा जो मैं अर्ज कर रहा हूं, जो ऑप्टिक्स हैं, जो लोग जिनकी कंजम्पशन पावर स्क्वीज हो चुकी है, उनको ऑप्टिक्स ये है कि हुकूमत का हमारी भलाई से कोई ताल्लुक नहीं है, ये खुद अपना काम जो है ये करते रहेंगे और हमारी भलाई का नहीं सोचेंगे। अब इन चीजों के ऊपर हुकूमत को सोचने की जरूरत थी कि ये वो क्यों कर रहे हैं, और इस पे सोच समझ के एक इक़दाम उठाया जाता। अभी मैं जो देख रहा हूं, अगर मैं तो बल्कि इसके अंदर मेरा तो ख्याल है कि IMF प्रोग्राम के अंदर भी डिस्कशन होगी कि आपके अगर अशारिये बेहतर हो रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप फिर से एक स्पेंडिंग स्प्री पे एलीट चली जाए। आपको मुल्क को मजबूत करने के लिए इन्वेस्ट करना है, लोगों के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी पैदा करनी है, ना कि अपनी इकोनॉमिक्स बेहतर करनी है।
बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे हारून शरीफ साहब। और ये लम्हा फ़िक्रिया है कि एक तरफ आशारिये बेहतर हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो शाहाना अखराजात हैं जो कि कर्ज़ लेके तनख्वाहें दी जाती हैं उसमें कई गुना इजाफा कर दिया गया है। पंजाब के अंदर ये पहल की गई है जो कि बड़े भाई की हैसियत से ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा उसे करना चाहिए था। ऐसे वक्त में जब क्राइसिस है, मईशत को बेहतरी के लिए कोशिशें दिन रात जारी हैं, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, ये शाहाना अखराजात यकीनी तौर पर खटकते हैं अवाम को। बिल्कुल जी। और जो अगर हम देखें तो तमाम अशियाए ज़रूरिया जो हैं वो बहुत महंगे दामों आपको दस्तयाब हैं। जो क़ुव्वत ख़रीद की अगर हम बात करते हैं तो वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है एक आम इंसान की, और ना तो वो ख़रीद सकते हैं। एक तरफ अरकान पंजाब असम्बली के इमारात हासिल करने की बात है तो दूसरी तरफ आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिसते हुए नज़र आते हैं। तो मौसम सरमा आती ही एक और जो मुसीबत आवाम पर उतरती है वो है LPG की कीमत में मनमाना इजाफा शुरू हो जाता है। और फिर ये कीमत अब तो 10 रुपये फ़ी किलो बढ़ा दी गई है, तो इसके बाद कीमत जो 290 रुपये तक पहुँच गई है। अवाम पहले ही पिस रहे हैं, ऊपर से जब सर्दियाँ आती हैं तो उनके लिए वो भी वबाले जान बन जाती हैं। LPG सरकारी कीमत जो है वो 36 रुपये किलो महंगी हो रही है, और क्योंकि ओगरा ने LPG की सरकारी कीमत 254 रुपये किलो मुकर्रर कर रखी है, तो कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं यहाँ पे LPG 300 से 320 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है, और जिससे LPG इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं उनकी मुश्किलात में कई गुना इजाफा हो चुका है। क्या कहना है वहाँ पे लोगों का, क्या इस वक्त हाल हो चुका है, परेशानी का आलम क्या है, ज़रा वो देखिए। अवाम नाला नज़र आते हैं और अवाम के शिकवे जो हैं वो अपनी जगह पर बजा हैं, क्योंकि जो इस वक्त जिस तरह से मैं पहले भी बात कर रही थी कि जो शायद ज़रूरियाँ हैं जुनेद वो इतनी महंगी हो चुकी हैं। आप सब्जियां नहीं खरीद सकते, गोश्त तो बहुत दूर की बात है, और आप दालें नहीं खरीद सकते हैं, आप अंडे गोश्त कुछ भी इस वक्त आपकी कुव्वत खरीद खत्म होकर रह चुकी है। आप कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकते। आसमानों से बातें कर रहे हैं इस वक्त कीमतें। तो हम लोग क्यों ना शबीर हैदर से जान लें कि शबीर हैदर, अवाम क्या कहते हैं, जिन लोगों ने इनको वोट दिया, इनको मुंतखब किया, अब वो अवाम क्या शिकवा करते नजर आ रहे हैं? जी, महंगाई के ख़ात्मे के लिए हुकूमत के दावे दरे के दरे रह गए हैं। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की अगर बात की जाए तो सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में जो है महंगाई इस वक्त अरूज पर पहुंच चुकी है। अगर सब्ज़ियों की बात की जाए तो सब्ज़ियां भी गरीब आदमी की दस्तरस से जो है वो बाहर होती दिखाई दे रही हैं। अगर टमाटर है तो वो सरकारी रेट अगर 145 रुपये तो मार्केट में 200 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। भिंडी तोरी की अगर बात करें तो इस वक्त 400 रुपये तक पहुँच चुकी है। इसी तरह शाह की बात की जाए तो सब्जियां इसी तरह जो कीमतें उनकी कीमतों को भी पर लग चुके हैं। गरीब आदमी इस वक्त, अगर पहले बात होती थी कि मटन और बीफ जो है वो गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया है, और उसके बाद चिकन जो है वो भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया, और अब जो सब्जियां भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती दिखाई दे रही हैं। इस हवाले से मैं बात करूँगा, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं जो ख़रीदारी करने के लिए आए हैं। उनसे पूछते हैं, सर बताइएगा कि अब गरीब आदमी कैसे गुजारा कर रहा है? अब सब्जियों की जो भी आसमानों से बातें कर रही हैं, अब टमाटर की बात करें तो वो भी डबल सेंचुरी कर चुका है, तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर की बात ना करें, बाकी भी सब्ज़ियाँ हैं वो सारी ही गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। अब देखें, जो पहले 100 में चीज़ें आती थी अब बाज़ारों में आती हैं। अब 2 सब्ज़ियाँ ख़रीद लें, किलो ले लें, 1000 से ऊपर बिल बन जाएगा। धनिया जो मुफ्त दे देते थे, मिर्चियाँ जो मुफ्त दिया करते थे, अब वो भी 50 रुपये से कम देते ही नहीं है। तो क्या करे गरीब आदमी, तो बेचारा अब सब्ज़ी खाने से भी गया। दुकानदार तरह में बता रहे थे, लोग तिलमिला रहे हैं, लोग का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। यही सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में है। लाहौर आपने देखा, मुल्तान में भी जो सब्जियां हैं, ख़ासतौर पे टमाटर हैं, वैसे तो टमाटर लाल होते हैं लेकिन की कीमतें सुन के आजकल जो शहरी हैं उनके कान लाल हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हो जाते हैं। इसी तरह की सूरत हाल कीमतें लगाई जा रही हैं सब्जियों के ऊपर। आसिफ बलोच हमारे नुमाइंदे क्या बता रहे हैं मुल्तान से। आसिफ, क्या कहना है शहरियों का? जी, महंगाई का जो जिन है वो काबू होता दिखाई दे नहीं रहा, और अब तो जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो रही हैं। ख़ास तौर पर अब सब्ज़ियों की बात की जाए तो जो टमाटर है, जो पिछले हफ्ते तक हम देख रहे हैं कि 140 से 150 तक फ़रोख्त हो रहा था, उसकी कीमत अब बढ़ के 180 और कहीं पर 200 रुपये तक भी फ़रोख्त हो रहा है। तो टमाटर इतना ज़्यादा महंगा हो गया, जो दुकानदार हैं वो कहते हैं जी मंडी से क्योंकि महंगा मिल रहा है इसलिए हम महंगा बेचने पर मजबूर हैं। दुकानदार यहाँ पर जो है वो अपने मनमाने रेट लगाए उन्होंने, इधर उनसे हम बात करेंगे। अच्छा सर बताइएगा, टमाटर महंगा हो गया है, दीगर भी सब्जियां महंगी होगी, क्या कहेंगे इस बारे में? कल मैं यहाँ आया था, कल मुझे टमाटर 150 रुपये किलो मिला, लेकिन आज जो है वो 180, और इसी तरह ये अनस्टेबल रह रही है काफ़ी अरसे से।
छोटी सी छोटी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें भी अगर इस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं तो हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर जो शहरी हैं उनका कहना है कि आए रोज़ जो चीज़ें हैं, जो सब्जियाँ ठीक है, आसिफ हमारे साथ मौजूद थे। और अगर हम बात कर लें मुल्तान के बाद पेशावर की, तो वहाँ पर भी सब्जियों के जो नर्ख हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। दीगर सब्जियों के साथ साथ वहाँ पर भी टमाटर की कीमतें आसमान पर पहुँच चुकी हैं। मार्केट में टमाटर जो है वो 10 रुपये से 20 रुपये तक उनको बढ़ा दिया गया है। तो हम तफसीलात लेते हैं वहाँ से। नासिर दावड़ हमारे साथ मौजूद है। नासिर, आप बताइएगा इस वक्त पेशावर की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर में भी महंगाई का जो जिन है वो बदस्तूर काबू से बाहर है और हर तरफ महंगाई ही महंगाई है। यहाँ तक अगर हम देखें और चीज़ों को छोड़े, सब्जियों को के रेट जो है अगर एक एक का मैं नाम ले लूँ तो बहुत एक लंबा फहरस्त है। लेकिन मैं बता दूँ कि टमाटर इस वक्त 180 तक बिक रहे हैं मार्केट में। और इसकी जो मेन वजह है, ईरान के जब टमाटर आ रहे थे तो यहाँ जो मंडियाँ थी उस पर वो असरअंदाज थे और यहाँ जो रेट था वो मुनासिब था। लेकिन उसकी बंदिश के बाद अब चूँकि सिर्फ सिंध और पंजाब का टमाटर रह गया और वहाँ से जो टमाटर के रेट है वो बहुत महंगे हो गए हैं और इस वक्त डिमांड भी ज़्यादा हो गया क्योंकि सप्लाई नासिर दावड़, वही सूरत हाल पेशावर की भी है जो पूरे पाकिस्तान है और ख़ास तौर पे फोकस टमाटर पे है। हालांकि तमाम ही सब्जियां महंगी हो रही हैं, लोगों की पहुंच से बहुत आगे निकल चुकी है बात। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की, जो कि अपना दौरा मुकम्मल करके चीन का वो वापस तो बड़ी पुरुमीद है। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए वो सरगर्म भी हैं और गुज़श्ता दिनों मरीम नवाज शरीफ ने चीन का कामयाब दौरा किया था और इस दौरान चीनी कंपनियों ने पंजाब में 14 अरब रुपए से ज़ायद की सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई है। यकीन दहानियाँ कराई जाती हैं, सिग्नेचर्स भी किए जाते हैं, लेकिन अमली इक़दाम जब होने की बात आती है तो वहाँ पर हमें काफ़ी तातुल नज़र आता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब जो आने वाले दिनों में कोई बेहतरी आएगी और सीएम साहिबा का जो तवज्जो है वो हम इस तरफ भी दिलवाते हैं। हाँ, उम्मीद करते हैं कि अब वो वापस आ चुकी हैं तो ज़रा तवज्जो दीजिए सब्जियों की कीमतों पे, अशिया ज़रूरिया की कीमतों पे। उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस बड़ा ज़रूरी है। एक तो हुकूमती इजाफा है और ऊपर से मनमाना इजाफा है जो कि खुद किया जाता है दुकानदारों की तरफ से, रिटेलर्स की तरफ से। इसमें कम अज़ कम अगर आप तवज्जो देंगी तो आवाम के लिए कुछ सुख का सांस लेने का और क्योंकि गरीब की तो तनख्वाहें भी नहीं बढ़ती हैं, उनके लिए तो उन्हीं या वो पंजाब असम्बली के रुकन नहीं है ना, तो उनकी तनख्वाहें कौन बढ़ाएगा, उनका ख्याल किसको होगा। तो सीएम साहिबा से ही तवक्को की जा सकती है। हम कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम के जरिए कि ग्राउंड रियलिटी जो है उसके ऊपर भी तवज्जो दिलाई जा सके। मरीम नवाज़ की मेज़बानी रोज़ भी चीन में होने वाली सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के बाद चीनी कंपनियों ने पंजाब में सरमायाकारी का ऐलान किया है। उम्मीद करते हैं कि इस पर जल्द अमल दरामद होगा और सूरत हाल में बेहतरी आएगी। जी इंशाल्लाह। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि खिलाड़ी इस वक्त हमारे क्या कारकर्दगी दिखा रहे हैं और फिर जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इस वक्त एक डेडलॉक बरकरार है वो कब तक खत्म हो जाएगा और क्या फैसला होने जा रहा है, इस पर बात होगी। लेकिन एक ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो जाए शाहीनों की। T20 सीरीज में शिकस्त का बदला वनडे मैचेस में लेने को पूरी तरह से तैयार हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। माजी की जो गलतियां हैं क्या उससे हम कुछ सीख पाएंगे और चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर पीजे मीर साहब। आपको वेलकम कहेंगे। मीर साहब, पाकिस्तान मॉर्निंग में एक तो ज़रा जायज़ा लीजिएगा तनकीदी जो हमारी परफॉर्मेंस रही T20 में, वाइट वॉश हो गया तीसरे के अंदर, चलते या ना चलते वो तो बात की बात थी, लेकिन बारिश के बायस वो हो ही नहीं पाया। तो वनडे में क्या हम बदला चुका पाएंगे या ये रिवायत बरकरार रहेगी? हम तनकीद करते हैं, जितने भी आप भी सवाल करेंगे, मैं भी इधर उधर, हम सब सवाल करते हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज ये इनको एक जो मेन प्रॉब्लम है, इनमें कोई टैलेंट की कमी नहीं है, इनमें किसी चीज की कमी है, उतना ही इंटरनेशनल है जिस तरह कोई और है। इनमें सिर्फ है एडेप्टेबिलिटी की कमी और ये अपने आप को अडेप्ट नहीं करते कंडीशंस के लिहाज से और मेंटली प्रिपेयर नहीं करते अपने आप को। ये हमारा सबसे बड़ा एक मैं समझता हूँ अलमिया है। इसके अंदर जो आपका मोटिवेट, देखो ये जितनी मर्जी क्रिकेट खेल लें, इन्होंने जितना मेंटली फिजिकली अपने आप को डेवलप करना है वो कर लिया है। अब आगे क्या होता है, मैच टू मैच के अंदर आप अपने आप को अडेप्ट करते हैं और अडॉप्ट करते हैं जो कि आपकी प्लेइंग कंडीशंस हैं, आपकी जो प्लेइंग इस वक्त मोमेंट टू मोमेंट जो आपकी जो एक्शन चल रहा है, ये लड़के उस पर अडेप्ट नहीं करते।
ये चलते हैं पुरानी लॉरल्स के ऊपर, मैंने पहले 100 किया था या 50 किया था, आज इतना है ना। हर मैच डिफरेंट, हर कंडीशन डिफरेंट है, हर बॉलर का भी एटीट्यूड डिफरेंट है, इसीलिए हम अपनी बैटिंग के अंदर मार खाते हैं। हमारे जो बॉलर्स हैं इन कंट्रास्ट, उनको भी ये चाहिए कि जो विकेट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करें और उनको अपने एडवांटेज के लिए यूज करें, ये लोग नहीं करते। तो और पीटी यही साहब हम उसकी क्या वजह है? क्योंकि हम लोग अगर देखा जाए तो हम इंग्लिश कप्तान भी लाते हैं ताकि हम कुछ जिद्दत ला सकें अपने क्रिकेट के अंदर, और कोचेज हम जो है वो अगर बाहर से लेकर आते हैं हायर करके, तो वो हम इसीलिए लाते हैं शायद कि हम अपने क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं, हम कुछ नया सीख सकते हैं। फिर वजह क्या है, कहाँ पर लैग कर जाते हैं, हम सीख भी नहीं पाते हैं और फिर हम इतनी भारी भरकम तनहाओं पर बाहर से कोचेज लाते भी हैं? बिल्कुल सही आपने कहा। अब क्वेश्चन इज कि अगर आप इतने कोचेस लेके आएंगे, वो लड़का तो वैसे ही कंफ्यूज हो जाएगा। और भाई तुम जिस लेवल पे तुम खेल रहे हो, तुम अपनी मेहनत से, अपनी एबिलिटी से खेल रहे हो। अब वहां आके आपको इधर कोई जूते का कोच है, सिर का कोच है, घुटने का कोच है, हर किस्म के आपने फ्लाइंग कोचेस रखे हुए हैं इधर। आप एक रखो अपना टीम मैनेजर, एक रखो मोटिवेटर, और मोटिवेटर जो होता है वो उसको कोच का रोल ही प्ले करना पड़ता है और वो आपको मोटिवेट करता है। तो यहाँ बैटिंग कुछ कह रहा है, फील्डिंग कोच कुछ कह रहा है, फलाना कोच कुछ कह रहा है, आप क्या खेलोगे यार? आपको एक क्लीन फोकस्ड माइंड के साथ जाके क्रिकेट खेलनी है। हमारे जमाने के अंदर कोई कोच नहीं होता था, सीनियर प्लेयर होता था, हमें बता दिया ये करना है, वो करना है, वो करना है, और हम खेलते थे। अब इतना बंदा कंफ्यूज हो जाता है इन सारे कोचेस के साथ। और आपने सही लेकिन कहा, इतने मीर साहब, ये जो मसला दरपेश हमारी टीम के साथ है, ये तो पूरी दुनिया की टीम्स के साथ भी होगा, और वहाँ पे मेंटोर्स उन्हें ग्रूम करते हैं, वहाँ पे भी ये सारे कोचेस होते हैं। तो क्या कम्युनिकेशन गैप हो जाता है जब बैरूनी कोचेस लेकर आते हैं? इस वजह से हमारे खिलाड़ी जो हैं उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और अब ये जो तब्दीली आई है आकिब जावेद साहब के आने से, आपको लगता है कि अब ये गैप दूर हो पाएगा? ड्रेसिंग रूम का माहौल भी बेहतर होगा, कम्युनिकेशन गैप भी दूर होगा, और उसकी परफॉर्मेंस पे भी मस्बत असरात आ सकेंगे आपके ख्याल में? देखो, जब हम कोचेस की बात करते हैं, एक आपने पॉइंट बड़ा अच्छा रेज किया कि हमारे कई लड़के अंग्रेजी नहीं समझते हैं और एक कम्युनिकेशन गैप बन जाता है, लेकिन ग्रेजुअली वो भी ओवरकम हो जाता है। हमने देखा बॉब वुलमर के अंदर और बाकियों के अंदर वो हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन है कि हमारा लड़का आगे ये काम क्यों नहीं करता? इसके लिए आप मेंटल अप्रोच है, और आपने आकिब का नाम लिया है। आकिब का बहुत अच्छा एक आप कह लो कि एक ट्रैक रिकॉर्ड है लाहौर कलंदर्स के साथ, और उसने लाहौर कलंदर मोटिवेट किया है। अब यही चीज वो नेशनली लेके आए, लेकिन अब जो है हमारे इसके साथ परसिस्ट करें इंशाल्लाह। पीटी साहब, दूसरी तरफ आ जाते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर डेडलॉक बरकरार है, आईसीसी की कोई भी फैसला करने में इस वक्त नाकाम नजर आता है। क्या समझते हैं कब तक हो जाएगा फैसला? क्योंकि इस वक्त तमाम नजरें जमी हुई हैं कि फैसला हो जाए, जल्द से जल्द शेड्यूल जारी हो जाए, बट अभी तक कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये इंशाल्लाह आज कल 2-3 दिनों में ये हो जाएगा, क्योंकि हमने भी प्रिपेयर करना है, बाकी टीमों ने भी प्रिपेयर करना है, और जनरल प्रिपरेशंस इसके लिए चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि आईसीसी क्यों डिलिब्रेट कर रहा है, ये समझ नहीं आ रही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आईसीसी क्या ये इंडियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस है या इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस है? हमने इसको डिटरमिन करना है, और अगर ये नहीं डिसीजन दे रहे तो मैं समझ रहा हूँ ये क्रिकेट के साथ ज्यादती कर रहे हैं। और फिर अगर आप करोगे तो फिर अगर आपको याद हो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न ब्लॉक बनने का भी खतरा हो सकता है। सो इनको चाहिए ऐसे रास्ते पे मत जाएं और क्रिकेट को सुप्रीम रखें। और ये जो डिले है मीर साहब, इससे ब्रॉडकास्टर्स और शायकीन पे भी यकीनी तौर पे मनफी असरात होंगे इस डिले के? बिल्कुल जी, देखो ना, इन्होंने जब ये ब्रॉडकास्टिंग करनी है, इन्होंने जाके आगे एडवर्टाइजर करने हैं ना, तो एडवर्टाइजर से अगर उनको पता ही नहीं है उन्होंने क्या करना है, उनके एडवर्टाइजर्स की अपनी है, उन्होंने अपने अपने वो प्रोमोस बनाने हैं, हर किस्म का उन्होंने तैयारी करनी है। तो ये ओवरऑल ऑल अराउंड एक मैं समझता हूँ एक मुश्किल में ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड, और इनको चाहिए कि that's the way forward। बहुत शुक्रिया मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और फौरी तौर पे जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा आईसीसी को। हमें पाकिस्तान को इससे नुकसान कितना होगा
इससे ज़्यादा नुकसान आईसीसी को होगा। और ये ना हो कि किसी ऐसी बंद गली में क्रिकेट को ले जाएं कि उस वहाँ से वापसी ना हो पाए। तो हम जी आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि अंडर 19 वुमेन एशिया कप में भारत के बाद पाकिस्तान को नेपाल के हाथों भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और नेपाल वुमेन्स ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। चलें, उम्मीद करते हैं कि इस नाकामी से हमारी जो बच्चियां हैं वो कुछ सीखेंगी और आइंदा इन गलतियों को नहीं दोहराएंगी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 104 रन बनाए थे और भारत के बाद एक और शिकस्त जो है वो उसकी वजह से एक अपसेट सामने। और इस शिकस्त का तसलसल बरकरार नहीं रखना है, हमें जमकर खेलना है। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, इजराइल की सफाकियां और स्याकारियां कम होने की बजाय बढ़ने लगी हैं। इजराइल ने गोलान की पहाड़ियों पर यहूदी बस्तियों में तोसी का ऐलान कर दिया है और नेतन्याहू का ये कहना है कि इजराइल कब्जा जारी रखेगा, गोलान की पहाड़ियों पर यहूदी आबादकारियों को बढ़ाएगा। तो ये जो नस्लकशी की जा रही है और जिस तरह से मुजालिम ढाए जा रहे हैं, सफाकाना ये इकदाम किए जा रहे हैं, इनको कोई रोकने के लिए कोई इकदाम जो सामने नज़र नहीं आ रहे हैं। हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ ही मौजूद हैं हामिद खान अल मशरकी साहब, माहिर आलमी अमूर हैं। वेलकम टू शो कहेंगे सर आपको। हामिद खान साहब, क्या समझते हैं जिस तरह से इस वक्त बेलगाम हुआ पड़ा है इजराइल, इसकी सफाकियां, इसकी तरफ से जो एक दहशतगर्दी की जा रही है, इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम होने चाहिए और कब कोई करेगा? देखिए शायद बात यह है कि मैं समझता हूं कि मॉडर्न जदीद दुनिया की बदतरीन सफाकी जो है वो इसराइल और नेतन्याहू की तरफ से हमें नजर आ रही है पिछले 1 साल से जायद। और उस सब के अंदर जो हमने सबसे बदतरीन चीज देखी है वो ये यूनाइटेड नेशन का इंतहाई मैं समझता हूँ बदतरीन किरदार, उसके बाद अमेरिका का बदतरीन अंदाज में इसराइल की पुष्टपनाही करना, उसके बाद मगरिब का इस पर खामोशी इख्तियार करना, बल्कि इसमें जो है वो इसराइल की गैर मशरूत हिमायत करना, और सबसे बढ़कर ये कि 57 इस मुसलमान ममालिक की बेबसी, OIC का प्लेटफॉर्म का बेजरर और मैं समझता हूँ बेवकत हो जाना, इस सब को देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे दुनिया जो है वो वाकई ही, वो जो शायर ने कहा था ना कि क़यामत से पहले एक क़यामत का सामना है, तो ये जो गजा में जो कुछ हो रहा है ये क़यामत से पहले की क़यामत है। और इसके बारे में मैं समझता हूँ कि मुसलमान ममालिक और उनके सरबराहान को जवाबदेह होना पड़ेगा। नेतन्याहू जिस बदमस्त हाथी की तरह गोलान की पहाड़ियां और सब जगह पर कब्जा करने का मंसूबा बनाए हुए हैं, और वो जो शाम के अंदर जो बशर अल असद की हुकूमत खत्म हुई है उसका फायदा जिस अंदाज में उठाना चाह रहे हैं, मैं समझता हूँ इसके आने वाले दिनों में बड़े खतरनाक नताइज होंगे। हमें सब इससे पहले कि गजा पे मजालिम को रोका जा सकता, हम देख रहे हैं कि गोलान की पहाड़ियों पे अपने आबादकारी सी करने की बात कर रहा है इजराइल, और ये जो शाम के अंदर हुकूमत का तख्ता पलटा गया है, कहीं आने वाले दिनों में यही तो खुल के सामने नहीं आ जाएगा, जिस तरह हमने इराक में भी देखा, लीबिया में भी देखा, दीगर ममालिक में भी, कि अल्टीमेटली इजराइल को इसका फ़ायदा हुआ। तो कहीं ये सारा जो मामला है इसके पीछे भी इजराइल का हाथ तो नहीं है कि वो ग्रेटर इजराइल को जामा पहनाने के लिए ये सारी कार्रवाइयां कर रहा है? देखिए अंग्रेजी में एक लफ्ज है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, उसके हवाले से तो हम कोई भी बात कह सकते हैं, लेकिन जो अभी तक बज़ाहिर बात है उसके अंदर बहरहाल इससे इनकार नहीं कि बशार अल असद के जो मजालिम थे, चाहे वो सैदना जेल हो या दूसरे खित्ते के इलाके हों, और 50 साल से जिस अंदाज में उनके वालिद हाफिज अल असद और बशार अल असद ने हुकूमत की, जिसके अंदर बहरहाल इस तरह की डिक्टेटरशिप में अवाम के साथ जो है वो फस्तायत जो होती है उसका नतीजा तो बगावत की शक्ल में निकलता है, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन इससे जिस अंदाज में इसराइल फायदा उठा रहा है, इससे जिस अंदाज में अमेरिका जो है वो अपने कदम जमा रहा है शाम के अंदर, जैसे उसने रूस के छोड़े हुए फौजी अड्डों पर कब्जा कर लिया है, ईरान को जहां जहां पिसपाई हुई है वहां वहां इसराइल अपनी फतह के झंडे गाड़ना चाह रहा है, तो बिल्कुल इसका फायदा भी उठा रहा है इसराइल भी और अमेरिका भी। लेकिन मैं ये बार बार कहता हूं कि आप दुनिया को समझना होगा कि चाइना, रशिया और बाकी जो एंटी यूरोप जो ब्लॉक है वो एक हद तक खामोश रहेगा, अगर वो ये समझते हैं कि वो इस अंदाज में सारे। आप हामिद साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आपके एक टाइम तक खामोश रहेंगे, उसके बाद उन्हें आवाज़ उठानी पड़ेगी, लेकिन उस वक्त आवाज़ उठाने का क्या फ़ायदा होगा जब मिलिया मेट हो चुका सब कुछ। और अगर अभी हम देखें तो लेबनान को देख लें, शाम को देख लें, फ़लस्तीन को देख लें, वहाँ पर इस वक्त इसराइल अपना असर रसूख दिखा चुका है और अपने आप को मनवा चुका है। आने वाले दिनों में तो बिल्कुल हम अगर देखें तो यहाँ पर कब्जा समझ लें हो जाएगा इसराइल का।
तो ये तमाम ममालिक कब तक उठेंगे, कब आवाज़ बुलंद करेंगे, जब सब कुछ मिलिया-मेट हो चुका होगा? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जो खित्ता है वो बड़ी खतरनाक सूरत-ए-हाल से दो-चार है। आइंदा आने वाले 2 से 3 माह के अंदर देखिए ट्रंप ने इक़्तिदार में आ जाना है, उसके बाद इस मौसम सरमा गुज़र जाना है, तो यूक्रेन की जंग के हवाले से रशिया की पॉलिसी और रशिया का जो अंदाज़ है वो बिल्कुल बदल जाना है। रशिया को बहुत थोड़ी फ़ोर्स के साथ वो अपनी जो जंग है वो यूक्रेन की जारी रख सकता है। जी। इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर फिर रशिया जो है वो लाज़मी तौर पर शाम के हवाले से बहुत सारे इक़दामात करेगा और चाइना की भी हिमायत नज़र आएगी। 2 से 3 माह के अंदर सूरत-ए-हाल बदतरीन होने का डर है और इस बात को अमेरिका को समझना होगा, इसराइल को समझना होगा और खुद यूनाइटेड लेकिन नेशन को समझना होगा। उनसे तो समझने की तवक्को हम नहीं कर सकते हामिद साहब, क्योंकि इसराइल ने अभी रिसेंटली देखें कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर आयरलैंड में अपना सिफारतखाना बंद करने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब तो यही है कि जो भी इसराइल के हक़ में फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाएगा, इसराइल उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। देखिए, ये तो इसराइल की रिवायत है और इसीलिए मैं बार-बार कहता आया हूँ कि जो मुसलमान ममालिक जिन्होंने इसराइल से सफारती ताल्लुकात कायम किए हैं, उनके ऊपर इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि वो फौरी तौर पर इसराइल से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करें। असल में बात ये है कि बदकिस्मती से मुसलमान ममालिक की जानिब से किसी किस्म का कोई दबाव देखने में नहीं आया, किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल देखने में नहीं आया, ना ही सफारती सतह पर, ना ही मुआशी बाइकॉट की शक्ल पर, ना ही कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया जिसके तहत इसराइल की इस बर्बरियत को, सफाकियत को चैलेंज किया जाता। और मैं ये समझता हूँ कि इसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार जो हैं वो 57 मुसलमान ममालिक के नाम नेहाद हुक्मरान हैं। वो हुक्मरान जो मैं समझता हूँ कि अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड की गुलामी की बेड़ियां पहने हुए हैं। तो फिर ये हामिद खान साहब क्या समझा जाए, क्या एजेंडा है इजराइल का जो लेकर चल रहा है और जिसमें अमेरिका भी बिल्कुल साथ साथ उनके शाना बशाना चल रहा है, बल्कि सपोर्ट ही सारी अमेरिका की जानिब से की जा रही है। तो एजेंडा क्या है, क्या ग्रेटर इजराइल बनाया जाना है या फिर हुक्मरानी बेसिकली पीछे जो है वो अमेरिका ने करनी है, क्या एजेंडा क्या है इनका? नहीं, बिल्कुल देखिए, अमेरिका के अंदर जितनी यहूदी लॉबी ताकतवर है, जितना ज्यूइश और ज़ायनिज़्म ताकतवर है, उसके नतीजे में एक बात तो कन्फर्म है कि जो ग्रेटर इसराइल है उसको ये अमली जामा पहनाना चाहते हैं, जिसका मकसद जो है वो दरियाए फ़िरात के किनारों तक फैलना है, दरियाए नील के किनारों तक जाना है। और ग्रेटर इसराइल के लिए उनको जो शाम, गोलान, लबनान और उससे बढ़कर मिस्र के कुछ खित्ते कब्जे में लेना जो है वो उनकी ग्रेटर इसराइल का हिस्सा है, जिससे इनकी सरहदें जाके सऊदी अरब से मिल जाएंगी। तो ये तो हम इसराइल के जो सहूनियत है उसके एम्स तो हम जानते हैं, लेकिन मैं वो कहता हूँ कि बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है कि मकरू व मकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि वन इज अल्लाह, वन यू प्लान एंड वन अल्लाह's प्लान, एंड देयर इज नो डाउट दैट अल्लाह इज द राइटेस्ट ऑफ द प्लानर्स। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तुर्किया को क्या समझते हैं जो इस वक्त शाम के अंदर हो रहे हैं इक़दामात इजराइल की जानिब से, जिस तरह से वहाँ पर धावा बोला जा रहा है और जो तमाम तर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तुर्किया इस वक्त अगर देखा जाए तो वो कितने बड़े खतरे से दो चार है? देखिए, बात यह है कि शाम के साथ जो बफर जोन था, सेफ जोन था, उसके ऊपर जिस अंदाज में इसराइल ने कब्जा किया है, इसका मतलब ये कि इसराइल जो है वो तुर्की के बॉर्डर पे आ गया है इस तरफ से भी, और इसकी वजह से तुर्किया को खुद देखना होगा कि उसने इस चैलेंज को कैसे निपटना है। देखिए, हमने ये देखा कि तैयब उर्दगान बहुत ज्यादा बयानात देते हैं, पिछले कई सालों से मुसलमानों की नुमाइंदगी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से मैं बार-बार कहता हूँ कि जितने भी मुसलमान 2-3 हुक्मरान हैं, उनकी तरफ से बयानात तो आए, लेकिन अमली तौर पर कोई इक़दाम नहीं हुआ। आपको पता है इसराइल से सबसे पुराने सफारती ताल्लुकात में तुर्किया शामिल है, इसराइल से बेहतरीन सफारती ताल्लुकात में मिस्र शामिल है, इसराइल से सफारती ताल्लुकात यूएई ने बना लिए। सो इस हवाले से इन तुर्किया हो या कोई भी मुसलमान मुल्क हो, अमली इक़दाम नहीं करेंगे तो इसराइल को फ़ायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। अच्छा, अगला अब निशाना आपके ख्याल में अब ईरान है, क्योंकि हमास, हिज़्बुल्लाह और शाम को तो मलिया-मेट कर दिया गया, लबनान के ऊपर भी हमले जारी हैं। देखिए, यही वो, मैं बार-बार ये कहता हूँ, यही वो रेड लाइन है जिसके ऊपर चाइना, रशिया
की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आ सकता है, ख़ुसूसी तौर पर जब इत्तलात आ रही हैं कि इसराइल का प्लान है कि ईरान के एटमी रिएक्टर्स को तबाह कर दिया जाए, जिस तरह वो एक बार पहले भी कोशिश कर चुके हैं। इराक के एटमी रिएक्टर्स पे अटैक किया गया। मेरा ख्याल ये है कि दैट विल बी अ वेरी डेंजरस मूव, बहुत खतरनाक चाल होगी और उसके जो नताइज हैं वो शायद पूरी दुनिया को भुगतने पड़े। मैं ये समझता हूँ कि इसराइल तो हर हालत में अभी इस मौके की तलाश में है कि देखें हिजबुल्लाह को उसने कमजोर कर दिया, हमास को कमजोर कर दिया, शाम में ईरान का असर रसूख खत्म कर दिया, लेकिन ये जो इकदाम है मेरा ख्याल है ये बहुत महंगा पड़ेगा इसराइल को। बहुत शुक्रिया हामिद मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और एक के बाद एक टारगेट अचीव कर इसराइल की तरफ मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं। शाम के मुतादिद इलाकों को कब्जे में लेने के बाद गोलान की पहाड़ियों पर अपनी आबादकारी को वसी करने का जो मंसूबा है उस पर इसराइल ने अमल दरामद शुरू कर दिया है, जो कि यकीनी तौर पर लम्हा फ़िक्रिया है पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और किस तरह से फेस करने पड़ेंगे तमाम मुस्लिम उम्मा को, ये एक जो परेशानी की बात है वो है। लेकिन हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा क्योंकि बहुत सारे अहम इश्यूज़ हैं जिन पर बात होना बाकी है और कुछ मेहमान हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे हमारे साथ तो जनाब ये जबरदस्त पाकिस्तानी गाना जो कि हर दूसरी जुबान पे आपको मैंने तो आज सुबह सुना है, जुनैद एफएम पे चल रहा था। और कैसा इत्तेफाक है देखिए आज सुबह ही मैंने सुना और आज मेहमान हमारे साथ हों। मेहमान हमारे साथ हैं और ये जो मेहमान हैं ये एक एक करके मुख्तलिफ कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। उभरते हुए सितारे स्टार शाह हमारे साथ मौजूद। नाज़रीन पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको वेलकम कहेंगे। स्टार शाह, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आपने अपनी ज़िंदगी की कहानी बयान की है अपने फैंस के लिए और उसको रिलेट किया आपने रोनाल्डो के साथ और वो फीफा को पसंद आ गया इतना कि उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज पे लगा दिया। ये गाना भी नो आइडिया है, तो आपको अंदाज़ा था कि फीफा इतना ज़्यादा पसंद कर लेगा इस गाने को या आपको भी नो आइडिया, कोई आइडिया नहीं था? नहीं जुनैद, गाना तो बना के अपने फैंस के लिए यूट्यूब और स्पॉटिफाई पे अपलोड कर दिया था हमारी टीम ने, लेकिन वो गाना कैसे हमारे घर की चार दीवारी से पाकिस्तान से निकल गए। अच्छा, आपको तक चला आइडिया था और इसका जो थीम है, जो इसका नाम है गाने वो भी नो आइडिया। तो इससे पहले कि मजीद सवाल पूछें हम स्टार शाह से, जरा नाजरीन को भी सुना देते हैं ताकि उनको पता चल जाए कि ऐसा क्या था उस गाने में। तो सुनिए। मेरे ते किनिया ने जिम्मेदारियां, यू हैव नो आइडिया, किनिया ख्वाहिशां दिल चुमारियां, यू हैव नो आइडिया, किन्निया रातों में रो के गुजारियां, यू हैव नो आइडिया, किन्ने लोगों ने की गद्दारियां, यू हैव नो आइडिया, यू हैव नो आइडिया, यू हैव नो आइडिया, अरे वाह, यू हैव नो आइडिया, यू हैव नो आइडिया। थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त। तो आपने रोनाल्डो को पसंद करते होंगे यकीनी तौर पे, उसको रिलेट भी किया आपने? व्हाई नॉट, मतलब कौन फुटबॉल नहीं देखता और कौन जो है उनको जो फुटबॉल देखता है वो कौन होगा जो रोनाल्डो को पसंद नहीं करता? एग्जैक्टली, मतलब एवरीबॉडी लव्स हिम। और रोनाल्डो की ज़िंदगी जो है वो भी, अगर रोनाल्डो खुद जिस तरह बताते हैं, बड़ी मुश्किलात से दो चार थी और फिर उन्होंने जिस तरह से एफर्ट्स करते हुए वो यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज रोनाल्डो होती है। वो रोनाल्डो पहले उनकी मदर ने जिस तरह से उनके लिए स्ट्रगल की और फिर उन्हें यहाँ तक पहुँचाया, तो आपने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आप उनके साथ रिलेट करते हैं? आपने क्या स्ट्रगल किया यहाँ तक पहुँचने के लिए? आप भी रातों को जागे हैं? कई एक रात। अच्छा। हाँ जी, मतलब कहने की कि मैं ये समझता हूँ कि आपको कामयाब होने के लिए ख्वाब देखने पड़ते हैं और फिर ख्वाब देखने के साथ साथ आपको जिद्दोजहद करनी पड़ती है। वो काउंटलेस स्लीपलेस नाइट्स होती हैं आपकी ज़िंदगी में, चैलेंजेस होते हैं बहुत सारे, फिर लोग आपको बुरा भला कहते हैं, लेग पुलिंग होती है, डिस्करेज किया जाता है, और उसके बावजूद भी अगर आप अपने ख्वाब की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इट मीन्स कि आप सक्सेसफुल होंगे। अच्छा, एक बड़ा ख्वाब देखना और फिर उसको पाए तकमील तक पहुंचाना, हासिल कर लेना उसको, ये जाहिर है सबका ख्वाब होता है कि वो हासिल भी कर लें। आपको तगोदो इसलिए भी ज़्यादा करनी पड़ी क्योंकि आपकी फैमिली बड़ी रिलीजियस है और आप सैयद फैमिली से हैं, तो जो मुश्किलात आपको फैमिली की तरफ से पेश आई वो कितनी ज़्यादा थी और फिर सपोर्ट कब उनकी साथ आपके मिली? आई बिलोंग टू अ सैयद फैमिली, तो मुझे सबसे पहली तो अपोजिशन कह लें, आप कह लें कि डिस्करेजमेंट घर से कह लें, मेरे अब्बू पसंद नहीं करते थे बड़े गाने तो वैसे भी जरा डिस्करेज ही करते हैं मौसीकी को। जी हाँ जी, मतलब मना लिया था उनको या नाराजगी अभी भी चल रही है? नो, मतलब अब तो वो दुनिया में नहीं रहे, 2018 में उनकी डेथ हो गई, तो लेकिन
शायद अगर वो आज जिंदा होते तो मेरी जो लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं और आज वो जो है ना वो मेरा ग्राफ कामयाबी का जो ऊपर जा रहा है, अगर वो आज होते और देखते तो फिर वो शायद इस चीज़ को एडमिट कर लेते कि हाँ मेरे बच्चे ने जो रास्ता चुना था वो गलत नहीं था। क्योंकि मैं अपने अब्बू को यही कहता था कि अब्बू को मैं शायर हूँ, बस मैं अपनी शायरी गा कर करता हूँ। तो आप इस चीज़ को माइंड ना करें जो लोग आपको कहते हैं ना कि हाजी साहब है ਤੁਹਾਡਾ मुंडा की गा रहे हैं, मरासियाँ ने कम गा रहे हैं, तो डोंट माइंड देम। अब जस्ट थोड़ा टाइम दें और अंडरस्टैंड करें कि मैं क्या कर रहा हूँ। और बच्चे कामयाब हो जाएं, बड़ों की ख्वाहिश भी यही होती है। और यकीनी तौर पे अगर आज वो जिंदा होते तो आपकी कामयाबी देख के खुशी होती है। अच्छा, आपने अपनी आवाज़ में तो नो आइडिया सुना दिया, ज़रा फीफा ने जो अपने पेज पे गाना लगाया नाज़रीन, वो भी सुनिए। ऑल्डो को भी यकीनी तौर पर कोई आइडिया नहीं होगा कि उनके लिए नो आइडिया कितना फिट बैठेगा और किस तरह से उनके पेज के लिए और वो फुटेजेस जो विजुअल्स हैं किस तरह से मैच होने लगता है कि बनाया ही उसी के लिए। जब वो रो रहे हैं और उसके ऊपर आपकी वो गायकी। अच्छा, कौन सा गाना अब तक का आपको सबसे ज्यादा अपना पसंद है? मैंने एक जो गाना मैं सुबह जिसकी बात करी थी, मैंने सुबह FM पे सुन लिया बाय चांस, और आपने भी आज ही आना था, तो वो जो गाना था ना उसमें बड़े शिकवे और शिकायतें थी। कोई ऐसी ट्रेजेडी गुजरी है, किसी ने कोई बड़ा ही धोखा दे दिया हो, कोई कुछ कहना चाह रही है कि कोई दिल तो नहीं टूटा आपका, या वैसे आपने ओवरऑल उसको रिलेट किया है आवाम के? नहीं इतना नहीं, कोई गल नहीं। अक्सर का मैंने सुना है और ये प्रोवर्ब बहुत फेमस है पाकिस्तान में है, कहते कि किसी भी मर्द की कामयाबी के पीछे ना औरत का हाथ होता है। बट आई नॉट अग्री विद दिस। मैं किसी हद तक आपकी जिंदगी में वो खातून या वो औरत आ चुकी हैं जिसकी वजह से आपने कामयाबियां आपकी वाइफ, अब तो कोई अगर पीछे होगा भी तो उसको भुला दें, आप तो वाइफ हैं जो आपकी कामयाबी। तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि यस ऑफ कोर्स एक रोल है माँ का, बीवी का, बहन का, लेकिन उसके साथ साथ आपकी मेहनत और जिद्दोजहद और आपकी अपनी लगन भी तो है ना कहीं पहुँचने की, तो वो भी आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती है। आप बुनियादी तौर पे तो स्टार शाप रैपर हैं और जो नौजवान नस्ल है वो तो दीवानी है। ये जो नई मौसीकी का ट्रेंड है जिसमें रैप होता है, आप रिलेट करते हैं अपने जज्बात को एक डिफरेंट अंदाज में। कितने गाने गुनगुना चुके हैं, लिख चुके हैं? क्योंकि आप बता रहे थे कि लिखते भी अपने गाने, कोई फेवरेट सुन भी लिया जाए और ज़रा हो जाए जो अभी तक लोगों ने ना सुना हो और आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें। वो फिर लीक हो जाएगा। अच्छा मैं सुना दें आप। इशाल के लिए मैं जो है वो 2am थोड़ा सा गा देता हूँ। पूछ रही थी कि धोखा नहीं मिला? धोखा मिला तभी गाया होगा। औखा हर पासे दिलों विच चोर रखदे ने बुलियां ते झूठे हासे, हाय धोखा हर पासे दिलों विच चोर रखदे ने बुलियां ते झूठे हासे। लोकी नफरत दी कोई एक्सपायरी होनी चाहिए, सच्चियां मुहब्बतां दी कोई डायरी होनी चाहिए। मुजस्मे बना के खड़े करो लैला मजनू दे पूरे शहर च, बई सच्चे आशकां दी याद विच शायरी होनी चाहिए है। थैंक यू। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो इसके लिए भी रियाज करना पड़ता है। आम जो मौसीकार हम देखते हैं वो तो सुबह अक्सर उनको कई घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो रैप के लिए भी ये ज़रूरी है या? सर रैप और सिंगिंग काम तो गले का है ना, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट है, वो एक्सरसाइज करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये आमद कैसे होती है? खास वक्त है? हाँ, मैं यही ज़्यादा लेट नाइट आमद होती है? नहीं, ये मैं तो बहुत सारे गाने ना लाहौर दे विच ਜਦੋਂ मैं पढ़दा ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ मैं मोटरसाइकिल ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, पढ़ान जा रहे हैं, मैं कितने भी जा रहे हैं, हेलमेट पहने हुए थे, आमद हो रही है, मैं लिख रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, मतलब टाइम नहीं होता। आमद होती है बस, या कुछ चीज़ आपको जो है ना वो दिल को छू जाती है, कुछ आप देख लेते हैं ऐसा जो आपके दिल में रह जाता है, दिमाग में रह जाता है, तो आपको सोने नहीं देता। अच्छा, बच्चों को पढ़ाते भी थे आप, क्योंकि आप मैथ्स टीचर भी थे। मैथ्स ज़्यादा मुश्किल है बच्चों को समझाना या ये मौसीकी ज़्यादा मुश्किल है? मुझे तो लगता है मैथमेटिक्स ही है मौसीकी भी। मैं पढ़ाया भी बड़े शौक ना। अच्छा। मैं गाना में बड़े शौक ना, मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो आज भी मुझे याद करते हैं, मुझे प्यार करते हैं। मेरे गानों के नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं। अभी नो आइडिया कि जो कमेंट सेक्शन को देखता हूँ तो उसमें मेरे स्टूडेंट्स नज़र आते हैं, सर आपने हमें मैथ पढ़ाई थी, यहाँ पर आपने हमें मैथ इस स्कूल में पढ़ाई थी, इस एकेडमी में पढ़ाई थी, तो वो खुशी होती है। मैं समझता हूँ आप वो काम करें जिसमें आपका दिल है, जिसमें आप थकते नहीं, आप खुश रहते हैं। तो मैंने टीचिंग और सिंगिंग दोनों दिल से की हैं और कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। और दिल से किया हुआ काम ही आपको ऊपर लेकर जाता है। आप किसी को आइडियलाइज करते हैं? आपका इस रैप की दुनिया में आइडियल कौन है? पाकिस्तान से बाहर? जी पंजाबी या फिर जितने भी उर्दू रैपर आपको सब कॉन्टिनेंट में नज़र आ रहे हैं, सबके एक ही उस्ताद हैं, रूहानी।
बोहेमिया जिनसे सब ने सीखा और सुना ऑनलाइन, तो मैं भी उनको अपना गुरु उस्ताद मानता हूँ। और कलाम में भी किसी को इंस्पायर करते हैं, लिखा हुआ कलाम जिससे आप इंस्पायरेशन लेते हो और आपको मदद मिलती हो? हाँ जी, आपको पसंद आता हो एज एन आर्टिस्ट या ज़्यादा मॉडर्न, ज़्यादा क्या पसंद है? नहीं, मैं सारा कुछ सुनना ही। मैं एज एन आर्टिस्ट मैं ये समझता हूँ कि हमें डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक सुनना पड़ता है, और फिर मूड भी तो स्विच करता रहता है ना आपका। सुबह उठे हैं तो म्यूजिक फास्ट चाहिए, दोपहर के टाइम पे कुछ आपको रिलैक्सिंग चाहिए, शाम को कुछ गज़ल चाहिए, रात को कुछ आपको जो है ना कुछ ऐसा सुनना है जो आपको किसी और दुनिया में ले जाए, सूफियाना। तो वो म्यूज़िक डिफरेंट सुनता रहता हूँ, और ज़ाहिर सी बात है म्यूज़िक मुझे फैसिनेट करता है। आई लव म्यूज़िक। और जैसा आपने बताया कि आपको बाइक पे बैठे हुए इधर से उधर जाते हुए कोई चीज़ अच्छी लग गई, और जिस पे मैंने भी बात की है कि 2 AM में कोई धोखा मिला था, जिसकी बार बार वो धोखे का लफ्ज़ आया, और फिर कुछ इस तरह की बातें बीच में जिक्र हुआ कि लगता है कि किसी ने कोई बहुत गहरी चोट पहुंचाई है, या फिर वो भी कहीं आते जाते देख लिया कि किसी को चोट पहुंच रही थी तो उससे सीखा कि यार ये भी होना चाहिए, इस पर गाना बनना चाहिए। देखिए हम लोग रह रहे हैं एक रियल वर्ल्ड में, और इस रियल वर्ल्ड में आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है इशाल। तो जब आप लोगों के साथ मिलते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, तो फिर डेफिनेटली आप उनसे ना अच्छा ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा होता है लोग आपको आपके मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, साथ बैठते हैं। जैसे ही आप लोग उनकी आंखों से ओझल होंगे तो वही लोग बैक बाइटिंग कर रहे होंगे, तो ये तो नाल भी होंदा होएगा, हर एक नाल होंदा है। इसका कि मैं आई सेड के धोखा हर पास पार्ट ऑफ लाइफ है। अच्छा, टारगेट क्या है? वो कौन सी स्टेज है, वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप परफॉर्म करना चाहते हैं? आपकी ख्वाहिश है कि यहाँ तक पहुँचना है? मैं ना यूट्यूब पे बैक ना सारी दिहाड़ी ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਗੋਰੇ ਰੈਪਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸਰਟਸ ਦੇਖਦਾ। ਅੱਛਾ। ਜੋ ਕੱਲਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਸਟੇਜ ਐਂਡ ਸਿੰਗਿੰਗ ਐਂਡ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਲਾਈਵ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਐਂਡ ਆਡੀਅנס ਹੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਡ੍ਰੀਮ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ मैं अपनी पूरी जिद्दोजहद करके उस लेवल तक पहुंचा कि मैनू सुनने वाले इतने बड़े बड़े। हमें अपने बचपन में याद है कि एक टाइम था कि बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते थे यहीं पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, लेकिन सिंगिंग डे जुनेद, वो सिंगिंग के कॉन्सर्ट्स होते हैं, रैप और हिप हॉप का, पंजाबी, वो बोहेमिया सारी बाहर से आके करके जाते हैं, मैंने इतना नजर नहीं आता। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये हो सकता है पाकिस्तान में भी मुमकिन हो सकता है? इंशाल्लाह मेरी पूरी जिद्दोजहद, आई एम कॉन्फिडेंट एज आई एम डूइंग। अच्छा, पाकिस्तान में रैप का क्योंकि उस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर हम अपने हमसाए मुल्क में देखें, भारत में, तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हालांकि दोनों हमसाए मुल्क हैं, एक दूसरे के बड़े करीब करीब है, लेकिन यहाँ पर अभी वो कल्चर अभी तक पहुँचा नहीं है जिसको आप चाहते हैं कि बहुत बुलंदियों तक लेकर जाना, तो मुश्किल तो बहुत पेश आएगी। रुझान भी देखा अपने लोगों के अंदर, यहाँ पे यंग यूथ के अंदर, जनरेशन के अंदर, कि क्या है वो सुनना चाहते हैं, रैप किस तरह का सुनना चाहते हैं। मैं आप हैरान होंगी कि मुझे पुराने जो लोग हैं, जो पिछले लोग हैं, हमारे अम्मी अब्बू के एज के लोग हैं, जो सीनियर हैं, सीनियर सिटीजन हैं, मुझे वो लोग मिलके कहते हैं कि यार तेरी गायकी सानू बहुत चंगी लगी, तेरी शायरी। इसका मतलब ये हुआ कि यार जो मैं कर रहा हूँ ना वो हर एज के बंदे तक पहुँच रहा है, तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है। हाँ, एक प्रोसेस है जिनके यहाँ पर ऑडियंस जनरेट करने का जो है ना प्रोसेस, वो भी मैं उसमें भी लगा हुआ हूँ कि अपनी ऑडियंस भी बिल्ड करूँ कि कल मैं जो शो करना चाहना तो मैंने सुनने वाले भी तो हो ना, आई एम एजुकेटिंग एज वेल कि यार हिप हॉप है, इन्हों सुनो, ਤੁਹਾਡੇ मतलब दी चीज़ है, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ कहानी। एक और चीज़ लैंग्वेज भी बड़ी मैटर करती है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। एक और चीज़ हमने देखी है कि जब हमारे सिंगर्स जिनको अमूमी तौर पे वो रिकग्निशन या वो अहमियत, अरूज जो डिज़र्व करते हैं, वो यहाँ पे नहीं मिलता, वो फिर मूव कर जाते हैं। आपका भी अगर कोई अच्छी ऑफर आई कहीं से नेशनैलिटी की, या अगर बाहर मूव करने की, तो मूव करने का इरादा है या फिर यहीं पे रहना है अपनी जड़ों के साथ और ग्रो करना है? देखिए, एज ए पैट्रियट पाकिस्तानी, मतलब मैं अपने वतन से बहुत मोहब्बत करता हूँ, एंड आई डोंट वांट टू लीव माय कंट्री। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में रहकर म्यूज़िक बना रहा हूँ तो भी मैं अपने मुल्क के लिए बना रहा हूँ। अगर मैं मुल्क से बाहर कहीं चला जाऊँगा तो तभी मैं अपने लोगों के लिए काम करूँगा, जस्ट लाइक सियाद अली सर। तो वो पाकिस्तान से बाहर है, बट ही इज़ डूइंग म्यूज़िक फॉर अस। तो मेरा ख्याल है कि आर्ट तो आर्ट है, उसको बाउंड्रीज की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो एक मुहिबुल वतनी वो आपके अंदर रहनी चाहिए, और पाकिस्तान की जो इज्जत है उसका ख्याल मैं यहाँ भी रखता हूँ, बाहर भी रखूँगा। और वैसे साल लगे स्टार शाह बनने में आपको, और कितनी तगदो तो डेफिनेटली आपने बताया बहुत थी, बहुत जिद्दोजहद थी, बट कितने You have साल no लगे? idea। इसीलिए तो जानना चाह रहे हैं। हाँ, मतलब मैंने 15 साल कम से कम लग गए तक पहुँचना। उस वक्त आप स्टूडेंट के दौर से मौसीकी के शौक था? जी हाँ जी, सही कोशिश कर रहे हैं जी। यूनिवर्सिटी टाइम पे जो है ना, मेरे अंदर का जो आर्टिस्ट है वो मुझे नज़र आना शुरू हुआ, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को नज़र आना लोगों को अब नज़र आया।
यूनिवर्सिटी जी, मतलब आई स्टार्टेड राइटिंग, मैं अब राइमिंग अपने गाने लिखना शुरू करते और मैं यूनिवर्सिटी गाना शुरू कर देता और फिर यूनिवर्सिटी आहिस्ता आहिस्ता मैं बाहर निकलता गया, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स डिफरेंट था। इट वाज अपलोडेड ऑन यूट्यूब। ये मेरे घर की एक वीडियो थी जो मैंने बनाई हुई थी। और ये डुएट भी था ना, इसमें ज़िशान भी थे आपके साथ? नहीं, वो बात जो है ना। अच्छा, वो बात मैं उससे पहले की कहानी बता रहा हूँ कि ये 4-5 साल पुराना गाना है और उसको रॉ जो है वो जो कलरफुल से घर में वो तो सेट है सारा, हुआ है। हाँ जी, मैं मेरे घर की दीवार दे अगे खड़े होकर मैं अपनी शायरी जी ना पेश की हुई है। मतलब मैंने यूट्यूब से बीट उठाई थी, मेरे को पैसे नहीं सी होंगे इन्हें, तो मेरे को वीडियो का बजट भी नहीं सीगा, तो मैं सोर्सेज की परवाह नहीं की। मैं कि यार मैं अपनी शायरी लोगों तक पहुँचानी है, तो मैं यूट्यूब तो बीट लैके अपने किसी स्टूडेंट का मोबाइल लैके दीवार मेरे घर दी सी, असं वीडियो बना के अपलोड कर दी। लेकिन 5 साल तो बाद तुम देख रहे हो कोक स्टूडियो चली गया, इट बिकेम 2 AM। जो 2 AM नाम है बेसिकली ये बाद चो देता और ये जुल्फी सर ने नाम दिया था इसको। जबरदस्त। तो आपने ये तो बता दिया कि गोल्स आपने क्या सेट किए हुए हैं और किस तरह की परफॉर्मेंस आप अपने लिए चाहते हैं कि कहाँ पर क्या सेट हो और क्या पब्लिक हो। मैं जो बात करती लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि पंजाबी आप दूसरी ज़ुबानों में भी रैप करना चाहेंगे आने वाले दिनों में या जस्ट पंजाबी? क्योंकि हम देखते हैं कराची वालों को पंजाबी समझ नहीं आती, हम पेशावर वालों को पंजाबी नहीं समझा पाते, हम बलूचिस्तान वालों को पंजाबी नहीं समझा पाते, हम लोग सिर्फ जो पंजाबी हैं वो पंजाबी समझ पाते हैं। तो बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर आएगा इसमें आपको तमाम ऑडियंस को अपने साथ मिलाने के लिए, तो क्या बाकी ज़ुबानों में भी करेंगे? विशाल, लेट मी टेल यू अगेन अ ट्रू स्टोरी। जो सब कॉन्टिनेंट च हिप हॉप शुरू हुई, दूसरी पंजाबी इज़ माई मदर लैंग्वेज, मैंने फ़ख्र होंदे थे, बट उर्दू इज़ माई नेशनल लैंग्वेज, मैंने होंदे थे भी फ़ख्र है। मतलब मोस्टली मैं पंजाबी करांगा, लेकिन कितने कोई वाइब आंदी है उर्दू च, दैन आई डू इट इन उर्दू टू। लेकिन इन दोनों लैंग्वेज मैं काम करांगा, बाकी इंग्लिश के वर्ड्स तो मैं पाना रहना फॉर द यूथ, यू नो। आमद हुंदी है गाने से। अच्छा, ये एक बार फिर से, क्योंकि आप दूसरे सिंगर हैं फीफा ने जिसका गाने को पसंद किया है, एक थे आरिफ लोहार, आते सैर करामा, और दूसरे बने फिर आप। नो आइडिया। ये फीलिंग कैसी होती है जब फीफा जैसे प्लेटफॉर्म पे, उनके ऑफिशियल पेज पे, जब किसी दोस्त ने बताया था, अपनी नज़र पड़ी थी, जब फर्स्ट टाइम पता लगा कि जो उनके पेज पे गाना लग चुका है, जज्बात क्या थे उस वक्त? सर हम तो स्टूडियो में लॉक थे और अगले गाने को बनाने के लिए मसरूफ़ थे। अच्छा, स्टूडियो में थे? हम लोग मसरूफ़ थे, मतलब हम जैसे पता म्यूजिक हमारा काम है, तो हम लोग पिछले गाने के बारे में इतना नहीं सोचते, तो हम अगले करते चले आगे चल पड़ते हैं। नेक्स्ट सॉन्ग की होएगा उनके बारे में मेरी टीम काम करना शुरू कर देती है। तो मतलब स्टूडियो में थे हम लोग, तो मुझे मेरे फैंस का ना मेंशन आने शुरू हो गए इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे, कमेंट्स आने शुरू हो गए। तो मैं चेक किए नोटिफिकेशन ना, तो मैंने पता चलिया कि मैनू ना फीफा के पेज पे मैंशन किया जा रहा है। मैं जाके देखिया तो मेरा गाना रोनाल्डो की वीडियो ऊपर जो ना और लगा हुआ, मैं तो छाला मारा लग पे कि यार मेरा गाना फीफा तक चला गया। तो एक्चुअली फैंस टोल्ड मी कि यार ਤੁਹਾਡਾ गाना इतने चला गया। फिर उस तो बाद मेरी टीम ने देखा, फिर असी रिएक्ट करना शुरू किया। हमारी तरफ से ढेरों मुबारकबाद एक बार फिर से, बेस्ट विशेस, इसी तरह से कामयाबियां समेटते जाइए, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहिए। ये थे नाज़रीन स्टार शाह, उभरते हुए स्टार, और अपनी आवाज़, अपने खूबसूरत रैप की वजह से पूरी दुनिया में अपनी शोहरत का लोहा मनवा रहे हैं और फीफा के ऑफिशियल पेज अपनी शायरी को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और बड़ी रिकग्निशन है, इस बात की तस्दीक है कि इनके गाने में, इनके रैप में जान मौजूद है। बिल्कुल जी, हम आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे और अहम दीगर इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात करना अभी भी बाकी है, तो हम आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में, क्योंकि हमने बहुत से ऐसे अहम टॉपिक डाले हुए हैं, जिस तरह से बच्चों की नशोनुमा, बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके हवाले से माँ क्या पेरेंट्स बड़े क्यूरियस होते हैं कि बच्चा कब चलना सीखेगा, कब बोलना सीखेगा। तो इन तमाम जो बच्चों के हवाले से पेरेंट्स को जो मुश्किलात दरपेश होती हैं उनके ऊपर बात करेंगे और उन मसाइल का हल भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कि औलाद खुदा ताला की जानिब से दी गई एक बहुत बड़ी नेमत है, रहमत है। कुदरत ने जब अल्लाह ताला किसी को औलाद नवाजता है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा होता है, लेकिन उस तोहफ़े को संभाल कर रखना, उसकी परवरिश करना, उसको कदम कदम पर लेकर चलना, ये बड़ा मुश्किल अमर होता है और वालिदैन के लिए हर पल परेशानी का गुजरता है जब तक वो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, जब तक वो बातें करना नहीं शुरू कर देता। तो और ये जो बातें करने वाला मामला है, समटाइम इसमें डिले आ जाता है और पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि आखिर हमारा बच्चा बोल क्यों नहीं पा रहा।
कुछ तिब्बी मसाइल भी होते हैं और कुछ वैसे भी हमारी तरफ से कुछ कमी कोताही रह जाती है, लेकिन असल वजूहात क्या होती हैं, स्पीच डिले मसला क्या है और किस तरह से इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है, इसको हल किया जा सकता है, जानने के लिए आतर साहबा लाइफ कोच हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। इससे पहले कि इस मसले का हल आपसे हम जानें, स्पीच डिले है क्या, हमारे देखने वाले जो पेरेंट्स हैं, नाज़रीन हैं, ज़रा उस पर रोशनी डालिएगा, वो बताइएगा। जी, असल में स्पीच के बच्चों में जो भी मसाइल होते हैं, तो उनमें से एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है उसको हम स्पीच डिले कहते हैं। यानी कि बच्चा जो है उसको अपनी एज के हिसाब से जिस उम्र में बोलना शुरू कर देना चाहिए वो उस उम्र में बोलना शुरू नहीं करता, या बाज़ औक़ात अगर वो बोलना शुरू कर देता है तो अपनी उम्र के हिसाब से वो इस लैंग्वेज का या जुमले को स्ट्रक्चर नहीं करने पाता। सही उम्र है क्या बच्चे के बोलने की? अगर हम ये देखें तो बच्चा तो बैबलिंग तो आप देखें चंद महीने की उम्र से स्टार्ट कर देता है। ये जो बैबलिंग होती है ये सिर्फ बैबलिंग नहीं होती है, ये बेसिकली वो हमें मिमिक कर रहा होता है, इमिटेट कर रहा होता है कि हमसे ही वो बोलना सीख रहा होता है, ठीक है। और आप देखें तो ये 6, 7, 8 महीनों से ये बच्चा स्टार्ट कर देता है और उसके बाद मुख्तलिफ एज के अंदर, ऑल्दो कि इसके लिए एक बहुत प्रीसाइज से एक वो स्केल बना हुआ है कि जी इस एज में बच्चे ने इस तरह अल्फाज बोल देने हैं, लेकिन ये इतना 100% नहीं होती चीजें, ठीक है। तो अगर इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाए तो हमें इस पे इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती कि हमें लगे कि हमारे बच्चे के साथ कोई बहुत ही सीरियस किस्म का मसला डॉक्टर साहब, एक तो स्पीच डिले जो कहा जाता है वो किस वजह से होता है? क्या कोई इसको कमज़ोरी बच्चे की कहा जाए, कोई बीमारी की सूरत में ये आता है, या फिर ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि कुदरती अमल है, कुछ बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ लेट बोलना शुरू करते हैं, ये भी उसी का एक हिस्सा है? स्पीच डिले जो है बाज़ औक़ात तो अगर इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिले नहीं है तो हम ये कुदरती अमल भी होता है, कुछ बच्चे जल्दी बोलते हैं, कुछ देर से बोलते हैं। उसके अलावा बाज़ औक़ात कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो स्पीच में डिले के सबब बनती हैं, जिसमें बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो हैं उनमें हमें एक डिले नज़र आ रहा होता है। बाज़ औक़ात ये इसलिए भी होता है कि बच्चा जो है वो उसको कोई लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं, ठीक है। यानी कोई कभी बच्चा जो होता है उसका जो ब्रेन का नेटवर्क होता है वो आम बच्चों से हटके होता है, तो इसलिए भी उसको लैंग्वेज अडॉप्ट करने में फर्क भी होता है डॉक्टर साहब बच्चियों और बच्चों के दरमियान, यानी कि लड़के और लड़की अगर हो तो उसके बोलने की जो टाइम है उसमें फ़र्क होगा। अमूमी तौर पे कहा जातियाँ होती हैं वो जल्दी बोलने लग जाती हैं और बच्चे थोड़ा सा देर से बोलना शुरू करते हैं, इसमें कितनी सदाकत है? अगर हम इसको बहुत ही रॉ फॉर्म में ओवर जर्नलाइज करें तो हो सकता है कि कुछ हो, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन, चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी करता है। और इसमें खास तौर से जो बच्चे का एनवायरनमेंट है वो बहुत मैटर करता है। हम आजकल देखते हैं कि बच्चे कार्टून्स बहुत ज्यादा देखते हैं। कार्टून्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे की स्पीच उस तरह डेवलप नहीं होने पाती, क्योंकि कार्टून्स में अगर हम देखें तो बच्चों को उस तरह लिप मूवमेंट, टंग मूवमेंट नजर नहीं आ रही होती ना, जिस तरह एक इंसान के साथ गुफ्तगू करते हुए दिखाई देती है। तो उसमें फिर बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि या तो वो सही स्पीच नहीं अडॉप्ट करने पाते, या वो कंफ्यूज रहते हैं और वो स्पीच का वैसे ही उनके अंदर डिले आ जाता है, या ये कि उनके एनवायरनमेंट में ऐसे लोग नहीं हैं कि जो उनके साथ बातचीत कर सकें या कर सकें। अच्छा, ये एनवायरनमेंट से एक चीज़ मेरे माइंड में आई डॉक्टर साहिबा कि एक हमारी कुछ अपनी रिलेटिव्स थे जिनका बच्चा बहुत मुश्किल से मतलब बोल नहीं पा रहा था, तो उसे डॉक्टर के पास लेकर गई और डॉक्टर ने उनसे पूछा कि ये किसके पास ज़्यादा रहता है, ये कौन इसको लुक आफ्टर करता है, तो उन्होंने बताया नैनी करती हैं। अब उन्होंने नैनी के बारे में पूछा कि नैनी को बुलवाएं या लेकर आएँ। नेक्स्ट विजिट में वो भी लेकर गई तो वो पठान थी नैनी। अब बच्चा पंजाबी फैमिली का बच्चा है, उसके पेरेंट्स जो है वो उर्दू बोलते हैं या पंजाबी बोलते हैं, तो वो बच्चा, उन्होंने कि डॉक्टर ने कहा ये वजह है उसके ना बोल पाने की, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा। वो 24 आवर्स जो है वो नैनी के पास रहते हैं और नैनी की ज़बान जो वो पश्तो है, तो वो उसी के साथ कम्युनिकेट करती है अपनी ज़बान में, इसलिए बच्चा सीख नहीं पा रहा। तो ये कितना ज़रूरी है कि हम इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें कि जो बच्चे के साथ हम उसी ज़बान में बात करें जो उसकी मदर लैंग्वेज है, तभी वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। हो सकता है कि किसी केस के अंदर ये वजह रही हो, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को बहुत अमेजिंग सलाहियतों के साथ पैदा किया है। उसमें बच्चे के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो एक वक्त में एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को सीख सकता है। ठीक है। तो इसके अंदर हम सिर्फ इस चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो नैनी के साथ था, कहीं उसके अपने पेरेंट्स उसके साथ वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे ना।
कम्युनिकेशन गैप था। अच्छा डॉक्टर साहब, थेरेपीज क्या हो सकती हैं, वो क्या क्या इकदाम हैं जो पेरेंट्स को करने चाहिए इस वजह से कि कहीं उनका बच्चा स्पीच डिले का शिकार ना हो जाए? इसमें सबसे पहली चीज जो पेरेंट को अपने बच्चों के साथ करनी चाहिए है वो है अपने बच्चे के साथ वर्बल कम्युनिकेशन, गुफ्तगू। और इसके अंदर अगर बच्चे से आप तोतला करके बात करेंगे तो बच्चा भी तोतला ही बोलेगा। पेरेंट्स लाड में तोतला बोलना शुरू हो जाते हैं तो इसकी वजह से उसका बुरा असर पड़ सकता है। अच्छा एक और चीज भी है जी, आप बात मुकम्मल कर लीजिए जी। एक चीज ऐड करना चाहूंगी और वो ये कि बहुत दफा हमें समझ नहीं आ रही थी कि बच्चों से बातें क्या करें, तो ऐसे मौकों पर जो एक चीज बहुत ज्यादा आपको हेल्प कर सकती है वो स्टोरी टेलिंग है और सिंगिंग है। ठीक है, जो छोटी छोटी राइम्स होती हैं उनको बच्चे के साथ सिंग करें और इसी तरह कहानियां या तो खुद से बना के सुनाएं या पढ़ के सुनाएं, बच्चों के एज अप्रोप्रिएट स्टोरीज सुनाएं उनके साथ, तो उससे बच्चे की जो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी होती है। लर्निंग प्रोसेस के जो बच्चे होते हैं जो अभी बोलना नहीं सीखे होते हैं, उनको क्या कार्टून्स नहीं देखने देने चाहिए या उनको इस तरह की जो कुछ चीज़ें हैं, वीडियोस हैं, वो नहीं प्ले करके देनी चाहिए ताकि वो उससे कुछ ऐसा ना सीखें? क्या आप समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए? हाँ जी, क्योंकि देखें जैसे मैंने अभी कहा ना कि कार्टून्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें बच्चा लिप रीडिंग नहीं करने पाता। ठीक है, तो वो सीख नहीं पाता ना कि कौन सी साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस हुई है, तो इसलिए उसकी जो लैंग्वेज डिस्टॉर्शन है ये इसलिए भी इसके अंदर होती है। तो एक एज तक बच्चे को इन चीज़ों का एक्सपोजर ना ही दिया जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर दिया जाना बहुत ही मजबूरी है, सारी इन्वायरमेंट ही ऐसी है, तो फिर उसको एटलीस्ट मिनिमाइज करें और उसका ह्यूमन इंटरेक्शन ज्यादा करें। यानी कि खुद से पेरेंट्स को मेहनत करना होगी, बच्चों के लिए वक्त निकालना होगा। अच्छा पता नहीं, अब ये आपसे जानना चाहूँगा मैं कि क्या इंसानों पे भी चीज़ इंसानों के बच्चों पे भी इम्प्लीमेंट होती है? क्योंकि बोलने वाले जो तोते होते हैं उमूमी तौर पे कहा जाता है कि उसको हरी मिर्च खिलाई जाती है ताकि वो बोलना शुरू कर दे तेज़ी से। तो क्या कोई ऐसी खुराक है जो बच्चों के ऊपर भी असरअंदाज हो उनके बोलने को वक्त पे शुरू करने के लिए? इसमें अगर हम देखें तो जितनी भी हेल्दी डाइट है वो अच्छी हैं। जो भी चीज़ आपकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छी है तो वो आपको ऑफ कोर्स लैंग्वेज लर्निंग में भी हेल्प करेगी। इसी तरह बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जो तो बहुत अच्छी चीज़ अगर जुनैद ये चाह रहे हैं कि कोई मिर्ची खिलाई जाए बच्चे को भी, बच्चा जरा ज़्यादा जल्दी बोलना शुरू कर देगा, तो ये मिथ इस्तेमाल ना की जाए बच्चों के ऊपर। नहीं, इसको मेरा ख्याल है तोते तक ही रहने देते हैं। हाँ, इसको तोते तक ही रहने देते हैं। चलें ठीक है, बच्चों के लिए वक्त निकालिए, उनके साथ खुद गुफ्तगू कीजिए ताकि वो आपसे सीखें, ना कि किसी और से, और जल्दी वक्त पे बोलना शुरू कर दें। लेकिन अगर ये हो भी जाए तो बच्चों को वक्त दीजिए, उस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समिया अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थी, लाइफ कोच। और आखिर में नाज़रीन जाते जाते आपको एक बार फिर से बताएं, हमने आपको बताया था कि 7 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है। पूरे जोश व खरोश के साथ ये टीम्स जो हैं वो घर घर जाके बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। लेकिन अफसोसनाक वाक़या पेश आया है दूसरे रोज़, जहाँ पे कल जो वाक़या पेश आया वज़ीर आज़म ने उसका बाकायदा आगाज़ भी किया था। हमने बताया था कि वो काफ़ी पुरअज़्म भी हैं पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए। मुहिम का आगाज़ किया था पोलियो के कतरे पिलाकर, लेकिन हम दुश्मन इसके दर पे हैं। कर्क और बनू में इंसदाद पोलियो मुहिम टीम पर हमले किए गए हैं और कर्क के हमले में एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ है, 2 वर्कर्स जख्मी हो गए हैं और कर्क में जख्मी वर्कर्स को THQ अस्पताल बांडा मुंतकिल कर दिया गया है। और आपको बताया की तहसील है कलाखेल मस्ती, जहाँ पे इंसदाद पोलियो मुहिम टीम पर हमला हुआ, एक वर्कर जख्मी भी हुआ है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पोलियो टीमों पर हमले और शहादत पर इजहार मजम्मत। पूरी तरह से हुकूमत कोशिश कर रही है कि पोलियो का खात्मा हो सके, इसके लिए टीमें भी मुतहरिक हैं, डिप्लॉयड हैं, लेकिन उन पर जो हमले हैं वो काबिल मजम्मत हैं और इसकी मजम्मत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से भी की गई। उम्मीद करते हैं इन हमलों का खात्मा होगा और ये जो मुहिम है ये कामयाबी से अपने मकसद। और लोगों को भी समझना होगा, इन लोगों के साथ ताउन किया जाए। टीमें जो बाहर निकलती हैं आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलती हैं ताकि आपके बच्चे चल सकें और पोलियो फ्री रह सकें। तो पोलियो अगर फ्री पाकिस्तान बनाना है तो हम सबको मिलकर इक़दाम करने हैं और उनके साथ ताउन कीजिए। हमें यहाँ पर हम इजाज़त चाहेंगे, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।